हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज एक हिंदी का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को हम मिलकर के सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप बिना घबराए अच्छा लिख सको और अच्छे नंबर ला सको। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन रेडी रखो, पूरा ध्यान से सुनो। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं अपना हिंदी का। यह मॉडल पेपर आपकी एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मदद करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो, खंड ए में है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो 12 मार्क्स के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इन, आइन, आनी या नी। तो पंडिताइन शब्द में आइन प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद है स्वच्छ, सवधन छ, सवधन वच्छ, सवधन अच्छ या सुधन अच्छ। तो यहाँ अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द, सुधन अच्छ। ठीक है, इसके बाद अपना अगला गीत है, भ्रमर गीत की भाषा है। भ्रमर गीत की भाषा कौन सी है? अवधी है, संस्कृत है, उर्दू है या ब्रिज भाषा है। तो यहाँ अपना ऑप्शन द सही हो जाएगा, ब्रिज भाषा है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा सही है? फागुन, श्रावण, चैत या वैशाख। तो ऑप्शन है, फागुन की आभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार या उज्जैन। तो यहाँ पर ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो रावण के समान, कंस के समान, सहस्त्रबाहु के समान या यम के समान। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सहस्त्रबाहु के समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे की पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, रानी लक्ष्मीबाई की या सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहाँ जो अपना ऑप्शन है ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? यशपाल, यतेंद्र मिश्र, मनु भंडारी या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मनु भंडारी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज के लेखक के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर या स्वयं पर। तो यहाँ अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नवाबों पर व्यंग्य किया है, ऑप्शन से। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मानव संस्कृति है विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी या प्रलयंकारी, कैसी है? तो है अविभाज्य, ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, किसको कहा गया है? ये यहाँ पर गंगटोक है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है, गंगटोक। ठीक है, गंगटोक है ये।
यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा गंगटोक पहला है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाती थी? तो क्या कहते थे पिताजी तारकेश्वर को? ऑप्शन ब सही हो जाएगा, भोलानाथ कहते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं द्विकर्मिक क्रिया। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं ना। अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दाल रोटी, माता पिता, और जैसे दो जो भी जोड़ों में होते हैं ना, दो पद होते हैं जिसमें ना, तो वो द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय शब्दों के साथ मिलकर विशेषण बनाए जाते हैं, तो किनको जोड़ करके बनाया जाता है विशेषण? संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ सर्वनाम को जोड़कर विशेषण बनाया जाता है, तो सर्वनाम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा, पिछला क्वेश्चन वापस से देखते हैं फिर से। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ खालिस्तान को जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा प्रत्यय को जोड़ करके। ठीक है ना, प्रत्यय को जोड़ करके, प्रत्यय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सर्वनाम। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन है, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके या शुरुआत में जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं ना। उपसर्ग के बाद अपना अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है अपना अपठित गद्यांश है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो ये इस तरीके से है कि यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्ति निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सौ उद्देश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो बच्चों, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इसका ये किस पर है, तो ये है शिक्षा पर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ हो जाएगा, तो शिक्षा पर है तो शिक्षा का महत्व उचित शीर्षक है इसका। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शिक्षा से ही। देखो चौथी लाइन में देखो, शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा है, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा सेकंड लाइन में कि शिक्षा सौद्देश्य होनी चाहिए, उद्देश्य सहित होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला है, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। नीचे से सेकंड लाइन में लिखा हुआ ये। ठीक है ना।
गांधी जी भी तो ये चाहते थे, वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विना शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छाट कर लिखिए। तो ये हमें मिल जाएगा, विनाश यानी नष्ट और निर्माण यानी कुछ नया करना। तो ये ऊपर से चौथी लाइन में और नीचे से तीसरी लाइन में चरित्र का निर्माण। ठीक है, तो निर्माण हो जाएगा विनाश का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपठित पद्यांश यानी कविता में से है। तो इसके देखो पहले पढ़ लेते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा वसंत, वीरों का कैसा वसंत। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा या तो वीरों का वसंत या वसंत ऋतु का वर्णन। ठीक है, वसंत ऋतु का वर्णन भी किया गया इसमें। मधु कौन लेकर आया? तो मधु लेकर आया, सेकंड में लाइन में देखो, अनंग अनंग लेकर आया। ठीक है। कंत किस वेश में है? कंत किस वेश में है? वीर वेश में है, वीर। ठीक है। वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वसंत ऋतु, वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वधु से की गई है, थर्ड लाइन में। तो वधु से की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का निर्माण किया गया है? वसंत ऋतु का निर्माण किया गया है ना, वसंत ऋतु का एक पद है ना। अगला क्वेश्चन है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो पीला रंग दिया है। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है जो कि 40 वर्ड्स में है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो ये आपको क्वेश्चन देख लेने हैं बुक में से। इसमें से मैं आपको बताता हूँ 11 का 11 नंबर का क्वेश्चन, आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें भर आने मुहावरे का अर्थ है और वाक्य में प्रयोग करना है इसको। तो इस मुहावरे का अर्थ है दुखी होना या भावुक हो जाना। दुखी होना या भावुक हो जाना आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इसका कि बेटे के विदेश जाते समय माँ की आंखें भर आई। ठीक है ना, बेटे के विदेश जाते समय माँ की आंखें भर आई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना पठित गद्यांश, बुक में से ही है। तो देख लो, पहले पढ़ लेते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि लेखक दुखी क्यों हो गया है ना, दुखी क्यों हो गया लेखक? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में ही है। ये हलदार साहब जो है ना, जिनकी बात की जा रही है, तो उस कौम के बारे में सोचकर दुखी हो गए जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ न्यौछावर करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यह स्वार्थ और देशभक्ति की प्रति सम्मान की कमी देखकर उन्हें दुख हुआ। तो पहली लाइन में यह दुखी हो गए यहाँ तक। ठीक है ना, इसलिए दुखी हैं लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए जो देश के लिए न्यौछावर होने वालों पर हंसती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे थे? तो 15 दिनों बाद, 15 दिनों बाद गुजरे थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भाई?
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक आज वहां रुकना नहीं चाहता था। कहाँ नहीं रुकना चाहता था लेखक? हालदार साहब की बात की जा रही है। वहां नहीं रुकना चाहते क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कैप्टन मर गया है और अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देख करके दुखी नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां न रुकने, न पान खाने और मूर्ति की तरफ न देखने का फैसला लिया। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है जो के अथवा में दे रखा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास। सन 44 में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो ये तो था अपना गद्यांश। अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है। तो ये तो ऊपर ही दे रखा है। कौन सी योग्यता बताई है कि उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? जब उसकी बहन सुशीला की शादी करके कोलकाता चली गई। ठीक है ना, उसके आगे मिल जाएगा ये, उसके आगे वाले क्वेश्चन में। तो तब उसको एहसास हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली। तो सुशीला ने 1944 में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक की योग्यता प्राप्त कर ली। ठीक है, मैट्रिक पास थी वो। अगला क्वेश्चन है, पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे। पिताजी लेखिका को रसोई से इसलिए दूर रखना चाहते थे क्योंकि वे रसोई को भटियार खाना कहते थे और उनका मानना था कि रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, तो अपना अगला क्वेश्चन पठित पद्यांश है, तो पढ़ लेते हैं। फसल क्या है। और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, वह हवा की चिरकन का। ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है। तो कवि फसल के बारे में कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, फसल किसके हाथों की स्पर्श की महिमा है। तो किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, पंक्ति का आशय है। तो यहाँ पर रूपांतर का मतलब है सौर ऊर्जा से है। तो आशय यह है कि फसलें सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके विकसित होती है और उनका रूप बदलता है। तो जैसे रूपांतर यानी का मतलब है या रूप में अंतर होना, यानी फसलें जो भी है सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करती है और उनके रूप में बदलाव आता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है। तो किन का किया है। नदी का, मिट्टी का, हाथ का, सूरज का और हवा का। इन सब का क्या है वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, बादल गरजो, ये भी पद्यांश ही है।
बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धरा धरा धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? तो प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना की गई है बच्चों के काले घुंघराले बालों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके हृदय में विद्युत छवि है? तो बादल के हृदय में विद्युत छवि है। अगला क्वेश्चन है कि कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया? क्योंकि वह उत्साह का संचार करता है। क्योंकि वह अपनी कविताओं के माध्यम से निराश और हताश लोगों के जीवन में नई उमंग और उत्साह भर देता है, इसलिए कवि को क्या कहा गया है? उत्साह का संचार करता है, नवजीवन देने वाला बताया गया। अगला क्वेश्चन है, कवि और बादल में क्या समानता है? क्या समानता बताई गई है? क्योंकि दोनों ही नवजीवन देने वाले, क्रांति लाने वाले हैं। ठीक है ना, बादल और कवि। क्योंकि कवि और बादल दोनों में यह समानता है कि वे समाज में नवजीवन का संचार करते हैं और परिवर्तन यानी क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 का है, अपना बाल गोविंद की विशेषता बतानी है। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित असहाय सुरक्षित क्यों मानती है? आत्मकथा कथित कविता में जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ भाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है, तो अपने शब्दों में लिखो। तो ये आपको क्वेश्चन बुक में देख लेने हैं सारे के सारे। ठीक है, सारा सारा हाथ जोड़ी ये अध्याय। ठीक है, बाबूजी गुरु जी की चिरौरी करके हम ले गए। तो ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आतंकवाद एक समस्या, ये आप विशेषकर देख के जाना। निबंध और पर्यावरण प्रदूषण पर अनुशासन का महत्व 3 है। पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद और अनुशासन का महत्व, इनमें से एक आपको मिल ही जाएगा वहाँ पर। एक मेरी अविस्मरणीय यात्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये जो इनके साथ आपको पॉइंट दे रखी है, प्रस्तावना, यात्रा का आरंभ, यात्रा का अनुभव, ये जो भी दे रखी है, अनुशासन का महत्व, प्रस्तावना, है ना। तो इन पॉइंटों के हिसाब से आपको इनके अंदर कुछ लिखना है ना। ठीक है। इसके बाद है आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश कुमार, मान करके आपका नाम महेश है और प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या अगला क्वेश्चन है, अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताने के लिए एक लेटर लिखना है और स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए। ठीक है। और निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन बनाना है, एक एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है। तो एक अथवा में है, ये कोई सा भी कर लो। तो ये अपना यहाँ पर अपना पेपर पूरा होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगा आपको पेपर? आई होप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो और भी बच्चों को शेयर करो ताकि सबसे जुड़ सके। और कैसा जाए आपका पेपर वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हेल्प हुई तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, थैंक यू।